है। एक की कीमत में चेंज होने से दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, एक की प्राइस में चेंज आने से दूसरे का प्राइस कम हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। और फिर हमने इनकी डिग्रीज भी पढ़ा था, फिर ये देखा था कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइस इलास्ट सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ गुड क्या है, वस्तु की प्रकृति, वस्तु विलासिता से रिलेटेड है, लग्जूरियस है, नेसेसरी है, ठीक है, ठीक है, या फिर कंफर्टेबल गुड्स है। तो उन केस में मांग की लोच किस टाइप से अफेक्ट करती है। और था उसमें कि अगर एक एक गुड है, एक कमोडिटी है, उसके ज्यादा यूज है तो मांग की लोच क्या क्या होगी। अगर किसी कमोडिटी की खरीद को हम पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो उस टाइम मांग की लोच कैसी होती है। ये थे उसके डिटर्मिनेंट्स। आज हम करेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। एक सेकेंड, ये रहा, स्क्रीन शो हो रही है सबको। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। यस मैम। ओके, एक ने पूछा था कल कि पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्यूज क्या है, पोस्टपोनमेंट लॉ क्या है। कि देखो जिन जैसे मैंने कल भी बताया था कि मान लो मैं सीमेंट खरीद रही हूँ अभी, या मुझे सरिया खरीदना है अभी, मैं मकान बनाने की सोच रही हूँ कि मुझे घर बनाना है। बट अभी जो सरिया है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं क्या करूंगी कि थोड़ा पोस्टपोन कर दूंगी उस अपने जो वो मकान बनाना का जो मैंने बनाने का जो मैंने सोचा है ना, उसको मैं क्या करूंगी, उसको पोस्टपोन कर दूंगी। जब सरिये का प्राइस थोड़ा कम लगेगा, सरिये का लगा लो, सरिये के साथ हमें सीमेंट की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें हैं, जब मुझे लगेगा कि इनका प्राइस डाउन आ गया है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगी, उनको खरीदना शुरू कर दूंगी। तो ये होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। इस सिचुएशन में मतलब ऐसी वस्तुओं की जो मांग है ना, मांग की लोच है, वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन वन होती है। ठीक है, यानी इनकी कीमत में जितना परिवर्तन आता है ना, उससे ज्यादा क्या होता है, इनकी मांग में परिवर्तन आता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग ग्रेटर देन वन है, जिनका यूज हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मतलब उनको अभी ना खरीद करके फ्यूचर में भी खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप में इस सिचुएशन में क्या होता है, मांग की लोच अधिक होती है। और ये क्या है, मांग की लोच को डिटरमाइन करने वाला एक वो बोलेंगे हम इसको फैक्टर है। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो मैं अभी नहीं खरीदूंगी, अगर इलास्टिसिटी लेस देन वन है तो मैं खरीद लूंगी। ठीक है, ग्रेटर देन वन है तो मैं पोस्टपोन कर दूंगी किसी गुड को, अगर लेस देन वन है तो मैं खरीद लूंगी। ये होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ठीक है, और आज हम करेंगे कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो इसमें तो हमारे पास पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है, ये इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, हमने मांग का नियम तो पढ़ा था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या होता है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि मांग, मैंने जैसे बताया था उस दिन की मांग क्या है, आप किसी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो पर आपके हाथ में पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक इच्छा है कि आप खरीदना चाह रहे हो। मांग क्या है कि आपको किसी गुड का प्राइस भी पता है, आपके हाथ में पैसा भी है, और अब आप उसको खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर जब हम किसी कॉमोडिटी को खरीदते हैं ना, वो आपकी मांग है, वो आपकी मांगी गई मात्रा भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मांग सिर्फ एक आप कह सकते हो कि इच्छा है, मांगी गई मात्रा आपकी एक्चुअल में खरीदी गई जो होती है ना, वो उसके बीच में ये डिफरेंस है मांग और मांगी गई मात्रा में। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग ज्यादा होती है, और कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारे पास, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। ठीक है, मांग और कीमत में तो क्या था,
प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप था? नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध था, उल्टा रिलेशनशिप था, एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही थी, और अगर दूसरा कम होता है तो वो पहले वाला क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें था इनवर्स रिलेशनशिप। बट इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा। यानी कि अगर कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कीमत कम होती है तो आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हम देखो डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं अपनी रेगुलर उसमें। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करते हैं? प्राइस बढ़ने पर क्या होता है? उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? प्रोड्यूसर क्या करता है? भी हाँ, मेरी मेरी जो चीज है उसकी उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी आई है, ठीक है। मान लो अब सर्दियों का सीजन है, सर्दियों के सीजन में क्या है? वुलन क्लॉथ है जो, उनकी सप्लाई भी बढ़ती है, उनकी क्या होती है? उनका प्राइस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई डिमांड होती है सर्दियों के टाइम पे। गर्मियों में आपको वुलन क्लॉथ्स की डिमांड नहीं देखने को मिलती, वो कहाँ मिलेगी? जो ठंडे इलाके हैं वहीं पर इनकी डिमांड होगी, ठीक है। जो गर्म इलाके हैं वहां पर तो वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ही नहीं होती, सप्लाई भी कम होती है। सप्लाई कम होती है तो प्राइस भी कम होता है, ठीक है। तो वस्तु की जो पूर्ति है और उसकी कीमत है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और इस सिचुएशन में जो आपका सप्लाई कर्व है ना, वो ऐसे राइट टू लेफ्ट, ऊपर की तरफ जाता हुआ होएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास डिमांड कर्व था लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट ये क्या होगा आपके पास? अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसे। ये होता है पूर्ति कर्व, ऐसे सप्लाई वक्र ऐसे होगा हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब कीमत हमारे पास इतनी है, मान लो पी है हमारे पास कीमत, प्राइस, और ये है हमारी क्वांटिटी, ठीक है। तो हम पी कीमत पर हमने क्यू क्वांटिटी को सेल किया एक प्रोड्यूसर ने। बट जैसे ही प्राइस बढ़ा तो आपकी क्या हुई? आपकी सेल भी इंक्रीज हो गई, आपकी पूर्ति बढ़ गई, ठीक है। आपने सप्लाई को बढ़ा दिया प्राइस के बढ़ने पर। इसलिए जो सप्लाई कर्व है आपका वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और पूर्ति का नियम यही बताता है, ठीक है, कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति कम हो जाती है, और उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। आपने ये वर्ड जरूर लिखना है जब भी लॉ आएगा, अन्य बातें समान रहने पर। अगर आप अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानोगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो ये है सप्लाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा ही है, उसका उल्टा होगा इसमें सारा कुछ, ठीक है। अब हमने करना है कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ खरीदने गए हो, ठीक है। आप मान लो आपने फुटवियर खरीदने हैं, आप ये मान के चल रहे हो कि इसकी फुटवियर की कीमत है 2100 लगा लो, चलो कि 2100 रुपए इसकी कीमत होगी ये फुटवियर की, चाहे वो सैंडल है, कुछ भी लगा लो, शूज तो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। हील वाले सैंडल लगा लो आप कि 2100 रुपए है फुटवियर की कीमत। ये तो आप मान रहे हो कि 2100 रुपए है, मान लो वो आपको जो वस्तु है वो फुटवियर है, वो आपको 1800 रुपए में मिल जाए, ठीक है। तो मत आप देने के लिए कितने तैयार थे? 2100। मिल आपने खरीदी कितने में है? वो 1800 में। तो ये 2100 और 1800 के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये आपकी कंज्यूमर सरप्लस है, ये आपकी उपभोक्ता की बचत है। एक उपभोक्ता जितने देने को तैयार होता है रुपए, और एक्चुअल में वो जितना पे करता है, उनके बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, उपभोक्ता की बचत कहलाता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि उपभोक्ता की बचत को डिफाइन करें, कंज्यूमर सरप्लस। इसके लिए क्या करते हैं हम? कंज्यूमर सरप्लस के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 मार्क्स का आता है कि एक लाइन में बता के कि एक्चुअल जो पे करना चाहता है, सॉरी, जो कंज्यूमर पे करना चाहता है और एक्चुअल में जो पे करता है, उनके बीच का अंतर आपका उपभोक्ता की बचत है। और उसको हम कैसे मेजर करते हैं? डिमांड कर्व से भी निकाल सकते हैं। डिमांड कर्व से कैसे निकालेंगे? जैसे ये है हमारे पास, ये ग्राफ है हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का। मैं इसको ऐसे यही बना देती हूँ साइड में छोटा सा। देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। ये OP1 प्राइस है, OP1,
ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कंज्यूमर देने को कितना तैयार था, इतना, OP1, ठीक है। OP1 वो किसी प्राइस, OP1 में वो किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार था, पर वो एक्चुअल में कितना दिया उसने, OP, इतना, ठीक है। तो ये P1 और P है ना, जो ये P1 और P, ये क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ये जो ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, उपभोक्ता की बचत। समझ में आया? हाँ जी, Yes, ma'am. समझ में आया? बहुत इजी है ये ग्राफ बनाना। देखो, आपने सिंपल डिमांड कर्व लेना है, आपको ना डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ठीक है। देखो, एक कमोडिटी की जो कीमत है, जब हम खरीदने के लिए निकलते हैं कुछ भी, एक मिनट, यहाँ पर ना इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है, वो दिखा देती हूँ। देखो, ये रही, एक क्रेता एक वस्तु के लिए भुगतान करने को तैयार है, ठीक है। वह राशि जो एक क्रेता, एक बायर एक वस्तु के लिए भुगतान करने को तैयार है, और वह जो पे करता है, उसके बीच का अंतर आपका कंज्यूमर सरप्लस है। क्या करेंगे, सिंपल एक डिमांड कर्व लेंगे कंज्यूमर सरप्लस को समझाने के लिए। ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, प्राइस और क्वांटिटी दिखानी है। ये है हमारा प्राइस, इस साइड है हमारा प्राइस, और ये है हमारी क्वांटिटी। तो ये पूरी लाइन ही प्राइस है, क्योंकि हमने तो इधर OY एक्सिस पे प्राइस को ले रखा है। मैं कितना पे करने के लिए तैयार हूं, इतना, P1, ठीक है, मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, बट एक्चुअल में मैंने कितना दिया, इतना। OP कीमत पर मैंने OQ क्वांटिटी को खरीदा, और उसकी कीमत कितनी थी, OP1। तो जो ये गैप है P1 और P, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। ये होता है जी आपका कंज्यूमर सरप्लस। और ये इतना जरूरी नहीं है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा फिर भाई, अब कंज्यूमर को सरप्लस हुआ है तो प्रोड्यूसर को भी सरप्लस होता होगा, है, बताओ। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा फिर, कंज्यूमर सरप्लस निकलता है उसके डिमांड कर्व से, और प्रोड्यूसर सरप्लस कहां से निकलेगा, सप्लाई कर्व से, ठीक है। देखो ऐसे, ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। तो मैंने क्या किया, मान लो OP प्राइस है हमारा, ये हमारा OP प्राइस और ये है हमारी OQ क्वांटिटी, ठीक है। OP प्राइस, OQ क्वांटिटी, तो ये सप्लाई कर्व है और ये हमारा डिमांड कर्व है। तो कंज्यूमर सरप्लस तो हो गया इससे ऊपर का पार्ट, ये जो कंज्यूमर को बचत हुई है, ये ट्रायंगल, ये निकाल लेंगे डिमांड कर्व से। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, ये निचले वाला पार्ट है जो ये है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस का उल्टा लगा लो। अब मान लो प्रोड्यूसर ये सोच के चलता है कि मेरे को इतना प्राइस मिलेगा, बट कंज्यूमर उसका ज्यादा दे देता है। कई बार होता है ना, हम क्या, आजकल क्या ट्रेंड है कि 50 रुपए बढ़ाकर बोलते हैं हर चीज पे, ठीक है। 50 रुपए बढ़ाकर बोलेंगे, मान लो 1150 बोलेंगे, 1250 बोलेंगे, पर होती क्या है एक्चुअल में, वो चीज 1000 की होगी। वो क्या कमाने की कोशिश करते हैं कि 50 या 100 रुपए ऊपर कमा लेंगे, 1050 की होगी, इतने की भी नहीं होती। मान लो आप कुछ भी बाय कर रहे हो, तो वो 50 रुपए बढ़ाकर ही बोलते हैं कि इतने बने। वे क्या करते हैं कि हमें इतना तो मिलेगा ही, इतना हमने बोला है तो इतना तो हमें मिलेगा, बट क्या होता है कि कंज्यूमर मान भी जाता है। कहीं तो ऐसे होते हैं कि बार्गेनिंग कर लेते हैं कि नहीं, हम इससे कम ही देंगे, हम तो अगर 1050 की है तो हम 1000 देंगे, तो उसमें तो होगा उसको लॉस, ठीक है। मान लो जितना प्रोड्यूसर ने मांगा है उसको उतना ही मिल जाए, तो वो उसका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। उसकी अब 1050 की चीज है, उसने बोले थे 1150 रुपए, आप उसको 1150 रुपए ही दे देते हो, आप बार्गेनिंग नहीं करते, तो वो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी जितना उसको मिलना चाहिए, सॉरी, जितना उसने मांगा था और जितनी उसमें एक्चुअल में उसकी कीमत थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही प्रोड्यूसर सरप्लस है। समझ में आया? हाँ जी, ग्राफ समझ में आए बच्चों? Yes, ma'am. कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा आपका डिमांड कर्व से, सिंपल ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और प्रोड्यूसर सरप्लस कहां से निकलेगा, सप्लाई कर्व से, ऐसे।
अगर एक साथ बना दोगे ये, ठीक है। तो ये नीचे का जो हिस्सा है डिमांड कर्व से, और ये रही आपकी सप्लाई, तो ये जो है ना ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं, अभी हमने मेन मेन क्वेश्चंस तो कर लिए हैं सारे के सारे, तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इसमें दिखा रखा है प्रोड्यूसर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, देखो सप्लाई कर्व के पास, ठीक है। OP1 प्राइस पर उसने OQ1 की सप्लाई की है। अब ये देखो यहाँ पर देखो इसका ये सरप्लस कितना बड़ा है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब आती है मार्केट एफिशिएंसी, कि एक मार्केट कैसे काम करती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज हम इसका करेंगे। एक मिनट, हाँ मार्केट एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ना लास्ट क्लास में करवाऊंगी ये क्वेश्चन। आज हम करेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस। इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे हो, पर पता भी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। हमें वैसे तो फर्स्ट यूनिट में करना चाहिए था ये, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, पर मैंने उस टाइम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया था कि चलो पहले ये करवा देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, ये तो बाद में भी हो जाएगा, मतलब जिसके आने के चांस हैं वो हमने करवाए हैं आपको, ठीक है। तो हाँ जी, इकोनॉमिक्स क्या होती है पहले तो ये बताओ। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है एज ए सब्जेक्ट, क्यों किया है इकोनॉमिक्स को ऑप्ट? इंटरेस्ट है इसमें? हाँ जी, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है ना, तभी ऑप्ट किया है। तो फिर इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्या स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में? क्या हम बस यही देखते रहते हैं इकोनॉमिक्स में कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड? ओके, ये तो इसका एक आप कहोगे कि ग्रीक वर्ड का मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, एक सेकंड, ग्रीक है या लैटिन है? हाँ जी, ग्रीक ही है। इकोनॉमिक्स जो है वो किससे मिलकर बना है? ग्रीक वर्ड से ओइकोनोमोस, ठीक है, ओइकोनोमोस से मिलकर बना है इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ क्या होता है? घर का प्रबंधन करना। जैसे एक परिवार में एक कोई मुखिया होता है, वो डिसीजन लेता है ना सारे के सारे में, इससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी है, तो ये है इसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग। बट एक्चुअल में क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में क्या हम स्टडी, इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इच्छाएं हैं वो तो है अनलिमिटेड, पर उन इच्छाओं को पूरा करने वाले जो सोर्स है ना, वो कैसे है? लिमिटेड है। देखते हो ना, आपको क्या करना है, मान लो आपके पास लिमिटेड मनी है, आप स्टूडेंट हो, आपको बुक्स भी खरीदनी है, आप चाहो तो 500 रुपए में एक बुक भी खरीद सकते हो जिसकी आपको नीड है, या आप 500 रुपए में पार्टी भी कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है ना। बट आपका जो रिसोर्स है वो मनी है, 500 रुपए, वो तो लिमिटेड है। उससे उन 500 रुपए को आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। इस टाइप से इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, एक कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है उनकी जो इच्छाएं हैं, समझ रहे हो, उनकी नीड्स हैं, किसी को कोई कॉमोडिटी चाहिए। अब अमीर लोगों को तो भाई अमीरों वाली कॉमोडिटी चाहिए, वो तो कहेंगे ना कि इसका प्रोडक्शन करो, यहाँ से प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बाहर से ले लेंगे, वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे उस गुड को, ठीक है। जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है उनको अपने लेवल की गुड्स चाहिए। बट कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या है? बजट है जो, या हमारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा लो, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट लगा लो, वो क्या है? वो तो लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस लिमिटेड रिसोर्स से मनुष्य की जो ह्यूमन बींग्स है ना, उसकी इच्छाएं, उसकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेगी। और यही इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कि कैसे हम क्या करते हैं, अपनी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें जब ये हो जाएगा तो क्या होगा? कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और एक कल्याण, जो एक सोसाइटी है उसका वेलफेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है, तो क्या होगा? वेलफेयर ही इंक्रीज होगा ना एक इकोनॉमी में, एक सोसाइटी में। प्रोड्यूसर को भी सरप्लस हो रहा है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हाँ जो उसने कॉमोडिटी खरीदी है वो वर्थी है, वर्थिट है वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होगा। यही हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं।
अब इकोनॉमिक्स को मैंने बताया था आपको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। उन्होंने ना इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी थी, वेल्थ डेफिनेशन। उन्होंने इकोनॉमिक्स को किसके साथ कनेक्ट किया था, वेल्थ के साथ कनेक्ट किया था, कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, राष्ट्रों के धन की खोज और प्रकृति के कारणों का पता लगाना है। यानी उन नेशंस ने, किसी नेशन ने कैसे वेल्थ को एक्वायर किया है, ठीक है, एक्वायर करने के क्या मीन्स रहे हैं, उसके साधन क्या रहे हैं, इनको पता लगाना ही इकोनॉमिक्स है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्योंकि जो आपके एडम स्मिथ है, इनकी फर्स्ट बुक आती है 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो 1776 की बात लगा लो। अब जो 1776 में इन्होंने बात की थी 1776 में, वो तो आज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या हम इकोनॉमिक्स में बस यही स्टडी करेंगे कि मान लो इंडिया है, उसने कैसे कैसे उसने इतनी वेल्थ को एक्वायर किया है, ठीक है, उसके पीछे साधन क्या रहे हैं उसके एक्वायर करने के, क्या सिर्फ यही स्टडी करते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स इससे बहुत ज्यादा अब एडवांस हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। तो इस पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ ने दी थी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को ना हम डिवाइड करते हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आते हैं, बीच में मॉनेटरिस्ट भी आते हैं जिन्होंने मनी की बात की थी, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह है, ठीक है। और अब नोबेल लॉरिएट्स हैं हमारे पास, हर साल नोबेल प्राइज मिलता है, उनको नोबेल लॉरिएट्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी वेल्थ डेफिनेशन। फिर आती है आपकी वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषा। ये किसने दी है, मार्शल ने दी है। ये पूछ सकते हैं आपसे 2 मार्क्स में, ठीक है। कि और वैसे भी मैंने आपको कल बोला था कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है, एमए करनी है, एमएससी करनी है, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए ट्राई करना है, ठीक है, या फिर आप यूपीएससी या एचसीएस वगैरह देते हो, उसमें आपको इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना है एज अ ऑप्शनल, तो आपको नो स्क्रीन शो, नो वॉइस। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही बच्चे क्या? हेलो, आ रही है मैम। वॉइस नहीं आई? आ रही है मैम। और ये कह रहे हैं वंदना इनको वॉइस नहीं आई। नहीं मैम, क्लियर आपकी तो। ठीक है बच्चे, रेंज की प्रॉब्लम होगी आपके पास। वंदना, रेंज की प्रॉब्लम होगी बेटा आपके पास। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है ना, तो ये छोटी छोटी, ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। आईएएस बनना है, एचसीएस देना है, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना है आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर मास्टर्स करनी है, ठीक है। तो उस टाइप, इस जब एंट्रेंस होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बेसिक क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन, जिसकी बात की है एडम स्मिथ ने। सेकंड आती है वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, जिसकी बात की है आपके डॉक्टर मार्शल ने। मार्शल की कौन सी बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी लिखोगे आप 2 मार्क्स में अगर आता है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी है। अब यहाँ पे कल्याण वर्ड आया, इसको ही पकड़ लो। मार्शल क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, वेलफेयर को स्टडी करते हैं, कि मानव जाति है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके वेलफेयर को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब एडम स्मिथ तो बोल रहे थे कि हम सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ये कहते हैं कि हम वेलफेयर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स को किस तरह से सोशल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस टाइप से करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए। उसके बाद आती है आपकी स्कार्सिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिसको दिया है रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने कौन सी बुक में दिया है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। जब हमने ग्रेजुएशन की थी ना, तब हमारे पेपर होते थे इनकी बुक्स वगैरह, हमारे टीचर हमसे पूछते थे उस टाइम पे कि रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा कौन सी बुक में दी है, कौन से ईयर में दी है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो रॉबिन्सन ने देख, एक्चुअल बात जो की है ना, वो रॉबिन्सन ने की है। हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्सेज, तो हमें उनसे ही ये देखना है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, यही हमें इकोनॉमिक्स में देखना पड़ता है। तो रॉबिन्सन ने यहाँ पर स्कार्सिटी की बात की है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज को
लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से, ठीक है, वैकल्पिक आपकी दुर्लभता संबंधी परिभाषा में, यानी आपके पास जो आपके अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे लिमिटेड रिसोर्स से, वो इसमें आप लिखोगे। फिर आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशन हमने जो पीछे बात की है, चाहे वेल्थ डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, या फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन है, ये तीनों डेफिनेशन आपको इसमें मिलेगी। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, आज के टाइम से मिलती जुलती डेफिनेशन है ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये किस किस ने दी है हमें इसमें आता है सैमुअल्सन, ठीक है, सैमुअल्सन हो गया, सैमुअल्सन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने बात की थी। ये क्या करते हैं कि इन तीनों डेफिनेशन को जो ऊपर है, इन तीन इकोनॉमिक्स मतलब वो विकसित भी बड़ा हुआ इन्होंने दी थी। इन्होंने वांटलेस वॉइस, हेलो, हाँ या ना में तो आंसर दीजिए। अब भी वॉइस कट रही है क्या? 335 पे बोला है, 334 पे कोमल। नो मैम, ओके ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा। अब आता है कि स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, नेचर क्या है? देखो, अगर हम कभी भी किसी सब्जेक्ट के स्कोप की बात करते हैं ना, तो उसमें वो कंसेप्ट आ जाते हैं सब्जेक्ट में, और जो उसके पार्ट है, जिस मतलब जो इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं। जैसे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लगा लो, हम क्या स्टडी करते हैं? कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर को स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं। ये सारे क्या है? स्कोप है, उसका सब्जेक्ट मटेरियल है ये, मतलब जिस पे स्टडी की जा सकती है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले देखेंगे स्कोप क्या है, फिर आता है हमारे पास नेचर क्या है। नेचर में आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, ठीक है, साइंस है या फिर आर्ट है, इकोनॉमिक्स विज्ञान है या कला है, ये हमें देखना है, ये स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है। स्कोप में क्या आएगा? स्कोप में सब्जेक्ट मटेरियल आएगा, जो जो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट्स, बहुत कुछ है आगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं, तो स्कोप के अंदर इकोनॉमिक्स को दो टाइप्स में हम कह सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो, जो आपके पास जो आपने पढ़ा है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका अब की बार सब्जेक्ट है, सॉरी, जो आपका हम बोलेंगे सिलेबस है, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये किसने किया था माइक्रो और मैक्रो में? कुछ पता है किसी को? माइक्रो और मैक्रो में किसने कैटेगराइजेशन, हाँ जी, कैटेगराइजेशन किसने किया था माइक्रो और मैक्रो का इकोनॉमिक्स में? नोबेल प्राइज
भी मिल रखा है उनको। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलना कितनी बड़ी बात है, बताइए। पढ़ा हो कभी +1 +2 में? किन्होंने किया था इसका कैटेगराइजेशन? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। रेगनर फ्रिश पास इकोनॉमिस्ट थे, रेगनर फ्रिश, नॉर्वे के रहने वाले। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होगी इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, व्यक्तिगत लेवल पर। ये आपकी कह सकते हो आप सामूहिक लेवल पर, ग्रुप लेवल में है माइक्रो में, सॉरी मैक्रो में। अब आपने माइक्रो पढ़ी है, किसकी बात हो कि आपकी सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जरूरी है। फिर इसमें हम क्या करेंगे आगे, इसमें ये भी आता है, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग कैसे होता है। फैक्टर को दिए जाने वाला जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है ना, सॉरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किया जाने वाला भुगतान, जैसे लेबर को लेबर को वेज देते हैं, लैंड पे रेंट मिलता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं हम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, व्यक्तिगत उद्योगों के कामकाज और व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय लेने वाली फर्म्स या हाउस होल्ड के व्यवहार को हम स्टडी करते हैं। फर्म की बात करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, फर्म की बात करते हैं हम। इंडस्ट्री तो मैक्रो लेवल पर हो जाती है, इंडस्ट्री बड़ी होती है। फर्म का पार्ट, इंडस्ट्री का पार्ट क्या है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, छोटी छोटी फर्म्स, जब हम उनको मिला देते हैं तो एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब मान लो मेरी पीएचडी है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पीएचडी है, तो मैं अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो मैं स्टडी कर रही हूँ ना, तो मैं नेशनल लेवल पर कर रही हूँ। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, तो ये है मैक्रो। अगर मैं ये देखूं कि छोटे इंडिया के अंदर भी हर स्टेट में जो छोटी छोटी टेक्सटाइल फर्म्स हैं उनका क्या स्टेटस है, वो है माइक्रो। अगर मैं नीचे माइक्रो लेवल तक, बोलते हैं ना कि माइक्रो लेवल तक जाना, बिल्कुल ही सूक्ष्म स्तर तक जाना, वो होता है माइक्रो के अंदर स्टडी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी। और मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में क्या करते हैं, हम एक पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। हम किसी स्टेट की बात नहीं करेंगे, हरियाणा की बात नहीं करेंगे, हिसार की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, वो है मैक्रो। पूरी एक इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, एक इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, वो आता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इंडिविजुअल फर्म्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो में एक पूरी अर्थव्यवस्था को स्टडी करना, या आप कह सकते हो स्टडी करना। इंडिविजुअल फर्म्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलूंगी मैं, उद्योग। फर्म से मिलकर क्या बनता है, उद्योग, इंडस्ट्री बनती है। एक इंडस्ट्री को देखना, एक इंडस्ट्री के नेचर को देखना कि वो कैसी है। इंडस्ट्री पिछले 10 सालों में बड़ी है, उसकी ग्रोथ बड़ी है या कम हुई है, वो मैं कहाँ देखूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखूंगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, ये ऑप्ट किया है, पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है। जिशन किसने किया है, रेगनर फ्रिश ने, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स को हम किस दो उसमें टाइप करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो 2 है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और मैक्रो में हम एक पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अब आते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इकोनॉमिक्स विज्ञान है या इकोनॉमिक्स कला है, साइंस है या आर्ट है? तो देखो भाई, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। क्योंकि कला कैसे है, देखो पहले तो साइंस को समझते हैं। साइंस में हम क्या देखते हैं, साइंस में देखते हैं हम फैक्ट्स को, डेटा को, ठीक है, अरेंज किए। जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, एक डेटा को अरेंज करके ना, जैसे उन्होंने जैसे मेरे साथ के हैं, मेरे साथ के रिसर्च फेलो है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वो क्या कर रहे हैं कि रोज वो क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा वो अपनी उसका केमिकल का पार्ट लेकर ना, उसको रोज वो क्या कर देते हैं, सुबह से स्टार्ट हो जाता है उनका एक्सपेरिमेंट।
और वो शाम तक पता नहीं कब तक डन होगा, 6 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी, बीच में उनको बंद भी करना पड़ सकता है, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ जो किया है वो सही आया है या नहीं आया है, फिर उनके बेस पे वो रिजल्ट बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी हम ये स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स अपने आप में ही साइंस है। क्यों? जब आप किसी भी उसमें, जैसे मैंने बताया था कि मैं टेक्सटाइल को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूंगी। ठीक है, जो भी मुझे चेक करना है, मान लो मुझे ये देखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार कितना दे रही है इंडिया में, क्योंकि रोजगार आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल तो सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है इंडिया में। ठीक है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग लगे हुए हैं टेक्सटाइल में। तो अगर मुझे ये देखना है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, मैं क्या करूंगी, मैं डेटा कलेक्ट करूंगी। डेटा कलेक्ट करके उसको क्या करूंगी, मैं उससे रिजल्ट निकालूंगी, रिजल्ट्स को एनालाइज करूंगी। ठीक है, एनालाइज करके मैं पॉलिसी बना दूंगी, मैं गवर्नमेंट को पॉलिसी सजेस्ट कर दूंगी कि इसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको आप और बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों लेबर, दोनों टाइप के लेबर को एब्जॉर्ब कर सकती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस टाइप से डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, रिजल्ट निकालना, ये क्या है, ये साइंस के स्टेप्स हैं। सिस्टेमेटिक तरीकों से, सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी करना। ठीक है, तथ्यों को, फैक्ट्स को सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी करना, ये होती है साइंस। और यही करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। फिर आता है क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स आर्ट है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरी बनाते हो, जो भी आप थ्योरी, जैसे इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ डिमांड है, ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डिमांड आप खुद भी देखते हो कि अगर कीमत कम होती है तो क्या होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। कोई भी गुड्स है, कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और अगर उसी उसी गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड गिर जाती है। यानी जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक कला है। क्योंकि आर्ट क्या है, आर्ट होता है जब आप अपनी नॉलेज को एक्चुअल में एप्लीकेबल करते हो। ठीक है, वो आर्ट होता है। और इकोनॉमिक्स में भी यही है, आप कुछ भी स्टडी करोगे आप उसको क्या करते हो, सोसाइटी पर एप्लीकेबल कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास, साइंस और आर्ट दोनों ही है। समझ में आया यहां तक? हाँ जी, किसी को कोई कुछ पूछना हो भाई, यहां तक समझ में आया? रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो भाई आप, ऐसे ही शांति से बैठे रहते हो क्या और क्लासेस में भी? अच्छा, कोमल कह रहे हैं यस मैम, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने लिमिटेड वांट्स को, सॉरी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, और सोसाइटी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, वो इंक्रीज हो सके। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस दी है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं, जिन्होंने 1776 में अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में वेल्थ डेफिनेशन को डिफाइन किया था, इकोनॉमिक्स को वेल्थ के तौर पर देखा था। फिर आती है आपकी वेलफेयर से रिलेटेड डेफिनेशन, जो डॉक्टर मार्शल ने दी है कि कैसे ह्यूमन बींग्स वेलफेयर इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है वेलफेयर को इंक्रीज करने में। अच्छा, आप खुद ही बताओ, क्या इकोनॉमिक्स हेल्प करती है वेलफेयर को इंक्रीज करने में? बताइए। पॉलिसी बनती है, पॉलिसी कौन रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को? प्रधानमंत्री जन धन योजना आई थी, ठीक है, अब भी पॉलिसी चल रही है। स्किल इंडिया है, मान लो स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये किन्होंने सजेस्ट की है? ये पॉलिसी गवर्नमेंट के पास आती कहां से है, बताओ? जब उनको ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन होती है तभी वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है। जब स्टडीज होती हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पर डाटा इकट्ठा हो रहा है, पता है कि सिचुएशन क्या है। मान लो इंडिया है वो चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहा है, सारा कुछ मान लो उस चाइना से ही इंपोर्ट करता है, ठीक है, इतना तो नहीं है बट चाइना के साथ अच्छा खासा इंपोर्ट है इंडिया का। आपको मार्केट में चाइनीज माल दिख जाएगा। दिवाली के टाइम पे देखते हो चाइनीज जो लाइट्स होती हैं वो कितनी सारी आती है मार्केट्स में एकदम से, ठीक है। अब इंडिया को ये लगे कि हमारी डिपेंडेंस चाइनीज, जो चाइनीज सामान है, आइटम्स है, उनके ऊपर बढ़ रही है,
तो क्या करेगी गवर्नमेंट? पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी जैसे कि उन्होंने बना दी मेक इन इंडिया, कि आप अपने इंडिया में ही सामान बनाइए, इंडिया में ही कंज्यूम कीजिए, चाहे आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है ना। मैं चाइना से कुछ खरीदूंगी तो रुपया तो बाहर जाएगा ही, उसको पेमेंट तो करूंगी मैं रुपए में। तो अगर इसको बचाना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी लेकर आ जाएगी, जैसे मेक इन इंडिया लेकर आई थी। तो ये मेक इन इंडिया सजेस्ट किसने की है? ये की है इकोनॉमिक, इन्होंने, हमारे जैसे रिसर्चर्स थे जो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये रिसर्चर्स जो होते हैं या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो, वो क्या करते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को बना कर देते हैं कि आप ये पॉलिसी बनाइए। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज बनती हैं, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका वेलफेयर इंक्रीज होता है। कोई भी पॉलिसी बनती है वो बनाते टाइम ये तो ध्यान में रखा जाता है ना कि इससे वेलफेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किसको टारगेट किया जाएगा, गरीबों को टारगेट किया जाएगा, मिडिल क्लास को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, कितना वेलफेयर इंक्रीज होगा, ये सारा कहाँ से पता चलता है, इकोनॉमिक्स से पता चलता है। तो इकोनॉमिक्स की वेलफेयर डेफिनेशन डॉक्टर मार्शल, स्कार्सिटी डेफिनेशन दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्सन, और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, सैमुअल्सन, और इनके साथ अदर इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो है इसका दो टाइप से कैटेगराइजेशन हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना, मैक्रो आपका कह सकते हो ब्रॉड लेवल पर स्टडी करना, ग्रुप्स को स्टडी करना। ठीक है, इंडिविजुअल्स को स्टडी करना माइक्रो, एंड ग्रुप्स को स्टडी करना है आपका मैक्रो। फिर हमने पढ़ा है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो आ जाएंगे, किन दोनों को स्टडी करते हैं। और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में आ जाएगा आपका कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, जबकि इकोनॉमिक्स दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। पक्का कंफर्म है ना, 20 तारीख को ही लास्ट क्लास है आपकी, जो शेड्यूल है आपके पास? यस मैम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस दिन आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। हाँ जी, प्लीज ये माइक बंद कर लीजिए। 255400। चलो, इकोनॉमिक्स हमने ये कर लिया। अब आती है दी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। मैंने बताया था ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बता रखा है, इसको छोड़ो, ये कहानी आप बाद में पढ़ते रहना जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब क्या आता है, हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है, अब उसमें भी हमें चयन करना है कि उन रिसोर्सेज से क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था ना एक दिन कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती है इकोनॉमिक्स में, पूछा था एक दिन। अब पता है कितनी होती है, मैंने बताया भी था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है इकोनॉमिक्स में, बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पता है किसी को? और मैंने बताया भी था, देखो ध्यान नहीं होता भी आपका। कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका तो पता होगा, उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 4। ठीक है, 5वां हम एंटरप्रेन्योर को मानते हैं जिसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, लैंड को क्या मिलता है, लैंड, हाँ जी, लैंड को क्या मिलता है, लैंड का रिवार्ड क्या है, रेंट। ठीक है संजू। और कैपिटल पर, कैपिटल पर क्या मिलेगा, कैपिटल, कैपिटल का रिवार्ड, देखो ये बेसिक है, आपको ये भी नहीं पता, इंटरेस्ट।
ओके कोमल, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल का। और लेबर को क्या मिलेंगे? सैलरी नहीं बोलते लेबर को, अब कभी बोलोगे लेबर को सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे लेबर को, ये हो गया रिवार्ड। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यही था ना? ठीक है, तो तीन तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अब ये भी ध्यान में रख लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सा है? ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। एक सेकंड यहीं पर होंगे, देखती हूँ मैं। 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास। इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम इसको क्यों कह रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्योंकि अपने आप में ही प्रॉब्लम है भाई, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है कि उसे कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और किसके लिए करना है। अमीर के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, या दोनों के लिए करना है। कौन सी, मान लो अमीर चाहते हैं कि उनको महंगे महंगे सॉरी ये डायमंड वगैरह मिले, ठीक है, तो डायमंड का कितना प्रोडक्शन करना है। अब गरीब की तो रिक्वायरमेंट नहीं है डायमंड की, तो गरीब किसी और चीज की डिमांड करता है, तो वो भी प्रोडक्शन करना जरूरी है। अपने रिसोर्सेज से, जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, उससे बैलेंस कैसे बनाएं। ठीक है, यही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में स्टडी करते हैं। स्कार्सिटी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है ना, जो दुर्लभता की परिभाषा, इसके अंदर यही स्टडी किया जाता है, कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये 3 आते हैं हमारे पास, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ये दुर्लभता की परिभाषा के अंदर ही हम स्टडी करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई, बड़ा यूज होता है इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो मैं बताती हूँ, आप क्लास लगा रहे हो, मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ के साथ आप कोचिंग भी ले रहे हो। ठीक है, अब कोचिंग का टाइम है आपका 3 से 5, आपका कोचिंग का टाइम है, 3 से 4 है आपका क्लास का टाइम। आप क्या करोगे, मान लो जैसे आपके इकोनॉमिक्स की क्लास तो रोज नहीं लगती, इकोनॉमिक्स की क्लास तो 10 दिन के लिए लगेगी। ठीक है, 10 दिन के लिए आप क्या करोगे, कोचिंग भी ले रहे हो आप, क्लास भी आपको लगानी जरूरी है। कोचिंग के लिए तो रोज जाते हो, 3 महीने से जा रहे हो, 3 महीने शायद और भी चले जाओ, बट इकोनॉमिक्स की क्लास 10 दिन लगेगी जो डिस्टेंस की है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोचिंग की तरफ से कहाँ शिफ्ट होगे 3 से 4 तक, इकोनॉमिक्स की क्लास में, क्योंकि आपने क्या किया ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो आपने इकोनॉमिक्स की क्लास लगाने के लिए कोचिंग का जो 1 घंटा छोड़ा है ना 3 से 4, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप इस टाइम का यूज कहाँ कर सकते थे, कोचिंग के लिए कर सकते थे, अपने कोचिंग सेंटर तक जाने के लिए कर सकते थे, या लाइब्रेरी के लिए कर सकते थे, 3 से 4 का टाइम यूज। बट आप कहाँ कर रहे हो, क्लास के लिए कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए। तो इस वजह से ये किसकी लागत है, ये किसकी कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी है। आपने क्या किया है, आप कोचिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर ही अब इकोनॉमिक्स की क्लास लगा पा रहे हो। ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। जब हमें किसी दूसरे, यानी हमें क्या करना पड़े, किसी एक चीज का यूज करने के लिए किसी दूसरी चीज को जब हम त्याग करते हैं ना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी हम किसको चुनते हैं, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। इसको ये भी बोलते हैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। क्यों, क्योंकि अभी तो आपके टाइम, अभी अभी के टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अटेंडेंस लिंक भी मिलता है, आपकी असेसमेंट भी जानी है, आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर का करवाना कुछ और होता है, खुद से करना कुछ और है। तो अभी के लिए आपने क्या किया, कोचिंग की अवसर लागत पर आपने इकोनॉमिक्स की क्लास को ज्वाइन किया है, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को एक आप क्या करोगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के लिए आप पिछले एक मतलब कम, जो कम उससे ठीक होएगा ना, उसका आप क्या करोगे, त्याग कर दोगे। समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ जी, अटेंडेंस लिंक
एक सेकंड अंजलि, पहले तो आप अपने नंबर शेयर कीजिए। अच्छा, अटेंडेंस लिंक तो मैं शेयर कर दूंगी, दोबारा से भेजो। कल फोटो मेरे से ब्लर ले ली गई। हाँ जी, ग्रुप के लिए प्लीज नंबर शेयर करना अपना। एक मिनट, एक तो तुम एक साथ कर देते हो सारे के सारे, ये आगे पीछे हो जाते हैं नंबर्स। सुनील, संजू, अंजलि, अंजलि आगे, बस ठीक है, करती हूँ मैं अटेंडेंस लिंक शेयर। तो फिर मंडे को मिलते हैं, 2 दिन तो क्लास नहीं होगी आपकी। मैं ग्रुप बना के ना आपको मटेरियल शेयर कर दूंगी। जी मैम। और अच्छे से भाई आपकी क्लास अब हो जाएगी मंडे तक कंप्लीट। ढंग से पढ़ना है, अच्छे से देने हैं एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको करवाए गए हैं। हाँ ट्यूसडे तक है बेटा, पर मैं शायद मंडे तक लूं, क्योंकि हमें 10 दिन क्लास लेनी होती है ना। तो आज 9 दिन तो हो ही गए हैं क्लास लेते हुए। 9 दिन हुए हैं या 8 दिन हुए हैं, चलो मैं काउंट करूंगी कितने हुए हैं, फिर देखते हैं। मंडे को तो होगी आपकी क्लास, ठीक है। ओके जी, मंडे को मिलते हैं।